अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण MVBI गेस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बतलाने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों गणित का वायरल प्रश्न पत्र यहाँ पे हम लोग बताने वाले, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्व प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि 14 फरवरी के दिन गणित में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना दोस्तों परीक्षा में यहीं से हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास के माध्यम से हम आपको जो है ना गणित का वायरल प्रश्न यहाँ पे हम पढ़ाने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम 14 फरवरी के दिन जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास वगैरह हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आप फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से वीडियो को प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है ना पूछे जाएंगे 110%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु -5,7 और -1,3 की बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी बीच की दूरी पूछा जाए तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूरी सूत्र क्या होते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं जिसको समझ में नहीं आता मैथ्स वगैरह, तो यहाँ पे √(x2 - x1) का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे ना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा x2 जो है ना ये आपका x2 है और ये आपका y2 यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसी प्रकार ये आपका x1 है तो ये आपका y1 है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 कौन है तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों माइनस है -x1, तो यहाँ पे x1 की जगह कितना दिया गया -5 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +5 हो जाएगा। -1 उसके बाद +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, और यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 7 का क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों √ हो जाएगा ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 5 में 1 गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 7 में 3 गया तो -4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, -4 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 को 16 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका 16 कितना हो जाएगा √32 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये √32 ये जो होते हैं ना किसका इसका रूट होते हैं तो 4√2 का होते हैं ना, बाहर निकल के कितना आएगा 4√2 आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा बिंदु 2,3 और 4,1 की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो वही फॉर्मूला का उपयोग करना है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे x2 कौन है 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 - x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - 3 का क्या करेंगे दोस्तों होल स्क्वायर कर देंगे ना, 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 4 में 2 गया कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 में 1 गया कितना हो गया दोस्तों -2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ध्यानपूर्वक देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस देंगे, -2 का स्क्वायर कहने का अर्थ है कि -2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा ना। तो यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा √8 हो जाएगा ना। और दोस्तों ये √8 जो होते हैं ना किसका स्क्वायर होते हैं, यानी कि ये बाहर निकल के कितना आ जाएगा 2√2 आएगा ना। तो देखिएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक या फिर भुज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों किसी बिंदु की
एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक या फिर कोटि कहलाती है ना। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा ये आपका काटते तल हो गया, ठीक है। काटते तल में ये जो होते हैं आपका प्रथम चतुर्थांश होते हैं जिसका निर्देशांक प्लस कोमा प्लस होंगे, और दोस्तों ये आपका दूसरा निर्देशांक जिसका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, माइनस कोमा प्लस होते हैं, और दोस्तों तीसरा निर्देशांक यहाँ पे जो होते हैं ना माइनस कोमा माइनस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चतुर्थांश कर सकते हैं, और चौथा जो चतुर्थांश होते हैं दोस्तों इसका साइन क्या होते हैं आपका होते हैं प्लस कोमा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्या है दोस्तों माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है, तो माइनस कोमा प्लस कौन सा चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में यानी कि दूसरा में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका दोस्तों प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है आपका दूसरा चतुर्थांश, और ये होता है आपका तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है आपका दोस्तों चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि ये प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे ना। तो आप जो है ना इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 + tan² थीटा का मान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया कि sec² थीटा या फिर cos² थीटा या फिर tan² थीटा या फिर आपका cot² थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 + tan² थीटा जो होते हैं ना दोस्तों किसके बराबर होते हैं, तो sec² थीटा के बराबर होते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 9 sec² थीटा - 9 tan² थीटा बराबर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग फटाफट से शानदार तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, यानी कि दोनों में 9 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अंदर में क्या बच गया दोस्तों, sec² थीटा बच गया। तो यहाँ पे हम लोग sec² थीटा को लिख देते, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे अंदर में इसका कितना बच गया, tan² थीटा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग tan² थीटा को लिख देते हैं ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 9 को गुना करेंगे, sec² थीटा - tan² थीटा जो होते हैं ना किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 9 × 1 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल प्रश्न था, तो आप जो है ना इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि sec² थीटा - tan² थीटा बराबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो इसके जगह में हम 1 दे दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे 9 को 1 से गुना किए, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया है, 9 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, ठीक है। तो फ्रेंड वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ना, कितने डिग्री का कोण बनता है वही आपको बताना है। तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपका सेंटर हो गया वृत्त का। तो यहाँ पे देखिएगा सेंटर, जैसे कि आपका क्या हो गया दोस्तों, सेंटर हो गया वृत्त का। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ना दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनता है ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अर्धवृत्त का कोण जो होता है ना कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा ना। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है, और यहाँ पे अर्धवृत्त का जो कोण होता है 90 डिग्री का ही होता है ना। तो आप सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक आएगी, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की वस्तुनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए ना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की वस्तुनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक आपका वृत्त खींच लेंगे, और इसमें सटा करके जो ना दोस्तों स्पर्श करके, और एक यहाँ पे वृत्त को ड्रॉ करेंगे ना। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, मतलब कितनी स्पर्श रेखा की संख्या पूछ रहा है ना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा जाएगा, फिर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हम खींच सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक स्पर्श रेखा यहाँ पे हम खींच सकते हैं। तो टोटली यहाँ पे कितना स्पर्श रेखा हो गया, एक हो गया, फिर आपका ये दूसरा स्पर्श रेखा हो गया, और ये आपका तीसरा स्पर्श रेखा हो गया ना। ये तीनों जो स्पर्श रेखाएं हैं ना, ये तीनों स्पर्श रेखाएं मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है। तो फ्रेंड उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में घंटी आएगा, यानी कि इसको प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है, 4:9 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होना चाहिए ना। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे दो वृत्त के क्षेत्रफल, मान लिया कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर है और यहाँ पे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे आपका πr2 का होल स्क्वायर है। ये दोनों का अनुपात जो दिया गया है ना दोस्तों, कितना दिया गया, 4:9 दिया गया, यानी कि 4/9 दिया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पाई से पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों r1/r2 को ऐसे रहने देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो अंडर रूट चले जाएगा, यानी कि 4/9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा, r1/r2 बराबर 4 जो होता है ना किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 रेशियो, और दोस्तों ये 9 जो होते हैं 3 का स्क्वायर रूट होता है ना। तो यहाँ पे 2 रेशियो 9 हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 100% जो है ना पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिएगा कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्या होता है, θ/360 डिग्री पाई स्क्वायर होता है। क्या होता है, θ/360 डिग्री पाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% ये भी प्रश्न जो है ना पूछे ही जाएंगे। तो आप जो है ना इस प्रश्न को भी अब अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ना, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पुराने वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि पुराने वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, पुराने वृत्त की त्रिज्या को क्या मानेंगे, पुराने वृत्त की त्रिज्या को यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको r1 कहने का अर्थ ये r के बराबर होगा ना। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों नए वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या मानेंगे, नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा आपका r2, कहने का अर्थ है ये जो पुराने आपका देखिएगा दोस्तों वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि नया वृत्त जो है उसकी त्रिज्या को क्या किया जाता है, दुगुनी कर दिया जाता है, यानी कि r2 को यहाँ पे क्या किया जाता है, 2 गुना, यानी कि 2r कर दिया जाता है ना, मतलब 2r1 कर दिया जाता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुराने वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे r है और यहाँ पे नए वृत्त की त्रिज्या कितना है, 2r है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पुराने और नए वृत्त के मतलब वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात लिख देते हैं, वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पुराने वृत्त की त्रिज्या और उसके बाद यहाँ पे बटा हो जाएगा नए वृत्त की त्रिज्या ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों पुराने वृत्त की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं, πr1 का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नए वृत्त की त्रिज्या कहने का अर्थ है यहाँ पे πr2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि r1 ये जो किसके इक्वल है, r की इक्वल है, तो यहाँ पे πr स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटा करेंगे और यहाँ पे πr2 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों r2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2r का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे ना। तो यहाँ पे आपका बचता है πr स्क्वायर बटा यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे r का होल स्क्वायर है, कहने का अर्थ है कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई और यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा πr स्क्वायर से πr स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर में कितना बचा, 1 बचा और नीचे में आपका कितना बचा, 4 बचा, यानी कि 1 बटा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 1:4। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 1:4, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों परिधि कितना दिया गया है, परिधि को हम लोग किसी के द्वारा दिखाते हैं, तो इसका मान है आपका जाकर के 44 मीटर ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि आर का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या अर्थात परिधि जो होते हैं वृत्त का परिधि क्या होते हैं दोस्तों, 2 पाई आर होते हैं। क्या होते हैं, 2 पाई आर। इसका मान कितना दिया गया है, 44 दिया गया है। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, और यहाँ पे त्रिज्या यानी कि आर आपको ज्ञात करना है। बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे काटेंगे तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो 22 गुना 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिलेशन हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसको जब हम लोग तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ पे आर का मान कितना आ गया, 7 मीटर आ गया ना, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और यहाँ पे क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है कि वृत्त का जो परिमाप है ना, ये वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का अर्थ है यानी कि वृत्त का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आपका 2 पाई आर होते हैं। ये जो बराबर है किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ना। तो फ्रेंड चलिए इसको हम लोग फटाफट से हल करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आर का मान कितना आ गया, 2 मात्रक कह सकते हैं, 2 मात्रक। आर का मान कितना आ गया दोस्तों, 2 मात्रक, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक अर्धगोले का आयतन इतना है, ठीक है, 19,404 है सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें ना। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अर्धगोले का आयतन के माध्यम से हम लोग आर का मान यानी कि त्रिज्या को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इजीली निकल के सामने आ जाएगा ना। तो चलिए फ्रेंड इसको फटाफट से हल करते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा आप, यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अर्धगोले का जो आयतन होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2/3 पाई आर क्यूब होते हैं। क्या होते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, क्योंकि अर्धगोले का आयतन जो होते हैं आपका किसके बराबर होते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मान दिया गया कितना, 19,404 दिया गया। ठीक है, एक काम करते हैं, आर क्यूब को ऐसे छोड़ देते हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 19,404 बटा, तो फ्रेंड यहाँ पे इसको जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई गुना 2/3। क्या हो जाएगा, पाई गुना 2/3। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 19,404 यहाँ पे लिख देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको 19,404। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पाई का वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे 22/7 को लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग 2/3 कर देंगे ना, मतलब 2/3, 22/7 गुना 2/3। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7 और 3 ये दोनों नीचे में है, तो ये सबसे ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 19,404 गुना 7 गुना 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 7 गुना 3 सबसे नीचे था, तो ये सबसे ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पे नीचे में आपका कितना बचा, 22 गुना 2 बचा। इसको जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 2 का परा में काट देते हैं, 2 1 का 2, 2 1 का 2। फिर ये आपका 2 से कटेगा दोस्तों, ये आपका 2 9 18 हो गया। उसके बाद 1 बचा, 2 7 14 हो गया। और यहाँ पे 0 2 दूना 4, यानी कि यहाँ पे कितना 9702 हुआ ना। फिर ये आपका 2 से कटेगा, तो इसको काटते हैं, 2 चौका 8 हो गया। फिर यहाँ पे 1 बचा, 2 8 16। फिर आपका यहाँ पे 2 8 16, 2 5 10, 2 1 का 2, ठीक है, 48 51। फिर ये आपका किससे कटेगा दोस्तों, 11 से कटेगा। तो यहाँ पे इसको 11 से काटते हैं, 11 चौका 44 हो गया। फिर यहाँ पे 4, फिर 11 चौका 44, 11 का 11, यानी कि 441। देखिएगा ध्यानपूर्वक कितना आया दोस्तों, 441 गुना 7 गुना 3 आया। ठीक है, ये आपका किसका मान आया है, आर क्यूब का मान आया है। एक काम करते हैं कि आर को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे ये 3 है ना दोस्तों, 3 को जब इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घनमूल में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, घनमूल कह सकते हैं, यानी कि घनमूल हो जाएगा आपका। देखिएगा 441 गुना 7 गुना 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 441 को तोड़ेंगे ना। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग तोड़ते हैं, यानी कि 441 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या क्या आएगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक।
441 का जब एलसीएम लीजिएगा तो ये किससे कटेगा, सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 चौक का 12 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचा 3 × 27 हो जाएगा ना। फिर आपका 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 चौक का 12, 3 × 27 हो जाएगा। फिर आपका किससे जाएगा दोस्तों, 7 टाइम्स में कट जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 441 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि 3 × 3 × 7 × 7 लिख सकते हैं इजीली। तो आप इसको लिखिए 3 × 3 × 3 × 3 × उसके बाद यहाँ पे 7 × 7 7 × 7, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसके बाद देखिएगा दोस्तों 7 × 3 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 7 × 3, ठीक है 7 × 3। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यानपूर्वक आप घनमूल में क्या करते हैं, बाहर कैसे निकलता है, 3 को जोड़ा होना चाहिए, 3 को चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3 × 3, एगो 3 तो बाहर निकल जाएगा, तो एगो 3 बाहर निकल गया और यहाँ पे एगो 7 है, फिर यहाँ पे एगो 7 और एगो 7, यानी टोटली यहाँ पे 7 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 7 × 3 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे R का मान कितना आ गया, 7 या 21, तो यहाँ पे R का मान 21 आ गया है, ठीक है। R का मान कितना आ गया दोस्तों, 21 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है, क्या होता है 3πr² ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3 × पाई का वैल्यू को रखते हैं 22/7, फिर यहाँ पे r की जगह कितना रखेंगे, 21 रखेंगे, यानी कि 21 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग इसको हल करते हैं, 3 × 6 3 × 6 और यहाँ पे 3 का 3 3 × 6, यानी कि 63 को जब हम लोग 66 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ना क्या होता है, अभी हम आपको बताएं क्या होता है दोस्तों, 3πr² होता है ना, क्या होता है 3πr², यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि बहुलक होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी डाटा दिया गया है ना तो इसका बहुलक क्या होगा। तो फ्रेंड बहुलक हम लोग कैसे पहचानते हैं, इस संख्या में देखिएगा जो सबसे ज़्यादा बार हो ना वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 3 एक बार, 2 बार और यहाँ पे 3 बार है, 3 बार है और यहाँ पे 1 एक बार है, 1 2 बार है और यहाँ पे 0 1 बार है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन है, 3 है, यानी कि 3 बार है, इसीलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं ना, तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जिसकी भी माध्यिका ज्ञात करना हो ना तो आप पहले उसको क्या कीजिएगा, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में सजा दीजिएगा। तो इस चलिए हम लोग इसको फटाफट से आरोही क्रम में सजा देते हैं। आरोही क्रम का अर्थ होता है आपका बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपका सबसे छोटा कौन 1 है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देख सकते हैं 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 7, ठीक है। तो टोटली यहाँ पे 1 से 7 तक क्रमागत में है, तो यहाँ पे क्रमागत में लिख चुके हैं। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि सबसे पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका क्या होगा। तो हम लोग माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, अगर ये विषम बार है तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे तरफ से जोड़ा लगाते हैं और इसके आगे तरफ से जोड़ा लगाते हैं ना, तो जो बीच में बचता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, माध्यिका होता है ना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 बचा हुआ है, तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा दोस्तों प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, माध्य कहने का अर्थ है कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या होती है माध्य बराबर। तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या होती है किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। तो प्रथम 5 लेना है और इसका क्या 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 करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या, यानी कि सबको ऐड कर देंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा इसको ऐड करते 4 3 7 2 1 10, यानी कि 10 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका माध्य कितना आ गया, माध्य कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा ना। तो यहाँ पे लगातार 3 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, प्रथम 3 प्राकृत संख्या हो गया, इसका क्या करना है,
माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को बारी बारी सेट कर देंगे, 1 + 2 + 3 यानी कि सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो टोटल यहाँ पे संख्या कितना है, प्रथम 3 यानी कि 3 संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करते, 3 2 5 6 हो जाएगा, 6/3। इसको जब हम लोग काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्य हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट लेवल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इसको भी अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों किस किस की प्रायिकता होती है। देखिएगा जो यहाँ पे 0 से 1 के बीच होती है ना, तो उसकी प्रायिकता होती है, या फिर जो 0% से 100% के बीच होती है तो उसकी प्रायिकता होती है ना। और किसकी प्रायिकता नहीं होती है, जो फ्रेंड यहाँ पे जो नेगेटिव में हो उसकी प्रायिकता नहीं होती है ना। और यहाँ पे किस किस की प्रायिकता होती है, 0 से 1 के बीच जो होती है उसकी प्रायिकता होती है, और 0 से 100% के बीच जो होती है उसकी प्रायिकता होती है। लेकिन जो नेगेटिव में हो उसकी प्रायिकता नहीं होती। तो यहाँ पे देखिएगा -7 दिया गया है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप जो है ना इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछे जाए कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा समांतर श्रेणी दिया गया है, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है आपसे, सार्वंत्र पूछ रहा है। तो सार्वंत्र हम लोग किससे कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये आपका पहला पद है, इसको A1 के द्वारा दिखाएंगे, ये आपका दूसरा पद इसको A2 के द्वारा दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 में A1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा A2 का मान कितना दिया गया है, -4 दिया गया है। तो -4 में हम लोग A1 यानी कि 0 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 आएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं -4 जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 का यहाँ पे जो है ना प्रथम 10 पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है ना। तो योगफल कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, योगफल 10 पदों का योगफल यानी कि S10 आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे चलिए इसको सोल्व करते हैं। SN बराबर क्या होते हैं, फॉर्मूला इसको पहले लिख देते हैं, n/2 × 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से आप याद रखिए, ये फॉर्मूला हमेशा आपको काम आएगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों n की जगह 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे S10 हो जाएगा। तो S10 बराबर हो जाएगा आपका 10/2 × 2a। a का मान देखिएगा दोस्तों कितना है, प्रथम पद जो कि 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस कर देंगे। और यहाँ पे n-1, n कहने का अर्थ है यहाँ पे n का मान 10 हो जाएगा, 10 - 1 × d कर देंगे। d कहने का अर्थ है यहाँ पे सार्वंतर। सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो यहाँ पे साथ में जो 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका सार्वंतर। उसके बाद इसको हम लोग सोल्व करते हैं सिंपली। तो 2 × 5 = 10 हो गया, 5 टाइम्स में कट गया। तो यहाँ पे 5 × 2 × 4 हो गया, फिर प्लस कर देंगे, 10 में गया 9 × 5, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 45 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। 49 को जब हम 5 से गुना करेंगे, 49 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 245 आएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविक्तर, जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सॉरी विवेचक कहते हैं, डी कैपिटल डी, निम्नलिखित में कौन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे विविक्तर ज्ञात करते हैं। विविक्तर अर्थात यहाँ पे कैपिटल डी बराबर क्या होंगे, फॉर्मूला होते हैं इसके लिए b² - 4ac होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, b² - 4ac। तो फ्रेंड यहाँ पे b जो होंगे ना x का गुना यानी कि -5 हो जाएगा b। तो यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना a जो है ना दोस्तों x² का गुना जो कि 1 दिया गया, और c जो है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख देते। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा -5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 को 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 में यहाँ पे 16 घटा दो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 की मूल क्या है, बराबर है।
तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पी किसके इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है कि इसका मूल क्या है, बराबर है। कहने का अर्थ है कि डी जो है ना 0 के बराबर होगा, ठीक है। जब मूल बराबर होगा तो इसका हल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। इस कंडीशन में डी क्या होगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा। डी यानी कि विवेचक, तो ये जो होते हैं ना दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे बी यानी कि माइनस पी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान देखिएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी का मान 4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस पी को जब 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 को 16 गुना 16 का 16, तो यहाँ पे 16 बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिएगा माइनस 16 जब उधर जाएगा तो आपका प्लस 16 हो जाएगा। और यहाँ पे p बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा अंडर रूट 16। ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 4 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस 4, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे इस तरह के प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल अर्थात यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं, c/a होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे a का बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो x² का कोफिशिएंट होते हैं, और b जो होते हैं x का कोफिशिएंट जो कि -4 हो जाएगा, और दोस्तों c जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जो यहाँ पे 1 दिया गया है। तो यहाँ पे a b c तीनों हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और तो फ्रेंड यहाँ पे c का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पे a का मान 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया दोस्तों 1/4, जो कि यहाँ पे c ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे c वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है ना। और द्विघात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और 3 घात वाले बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य ज्ञात करें। तो शून्य हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करने से पहले यहाँ पे ABC को पता करना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ABC पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, और b जो यहाँ पे b जो होते हैं आपका x इसका गुणांक होते हैं जो कि 3 है, और c जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं जो कि 2 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि a को c से गुना करना होता है। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसको एक बार उतार लेना होता है। तो यहाँ पे एक बार उतार लेते हैं, x² + 3x + 2 हो जाएगा ना। तो जिसका भी शून्य ज्ञात करना होता है तो उसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों, 2 को ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने से कितना होता आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 का 2 यानी कि 2 और यहाँ पे 1, तो टोटली यहाँ पे 3 हो जाएगा, bx आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों x² + 2x + x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों x यहाँ पे और यहाँ पे x², तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो यहाँ पे x उभयनिष्ठ आ गया, तो अंदर में क्या बचा, x + 2 बचा, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे। और यहाँ पे x + 2 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बाहर में 1 बचेगा, और यहाँ पे अंदर में x + 2 बच जाएगा ना, बराबर 0। तो यहाँ पे सिमिलर आ गया x + 2, और यहाँ पे भी x + 2। जब सिमिलर आ जाता है तो हम इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में से कोई एक चीज़ को ले लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले x + 1 को उतार लेते हैं। तो यहाँ पे x + 1 हो जाएगा, इंटू करेंगे, और यहाँ पे x + 2 को उतार लेंगे, ठीक है। x + 2 ये किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। x + 1 को पहले 0 के बराबर कर देंगे, x + 1 बराबर 0, और यहाँ पे फिर x + 2 को हम लोग क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे ना। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, -1 आ गया, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा -1 को -2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो यहाँ पे -19 है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लस क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी शानदार तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 2 संख्या का गुणनफल, अर्थात यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का मान कितना दिया गया है, 2166 है। और ये दोनों जो है ना मस गुना लस के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मस कितना दिया गया, 19 दिया गया है। तो 19 गुना मस, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, लस का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे लस को ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2166 है ना, यहाँ पे 19 गुना में, तो ये बट्टे के फॉर्म में आ जाएगा, बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप भाग कीजिए, 2166 को जब भाग कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कटेगा, 21 1 का 21 हो जाए, सॉरी 19 1 का 19 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना बचा,
आपका 3 बचा, ठीक है, सॉरी 2 बचा, इसको भाग कीजिए कितना आता है, और फिर यहाँ पे 19 का 19 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 114 आएगा ना, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास 10 के मैथ्स का टोटली यहाँ पे जो ना 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख चुके हैं। यहाँ पे 30% में से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 110% 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का और यहाँ पे रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि समय काफ़ी कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी नए हैं और जिसको भी क्लास का टाइम वगैरह पता नहीं है तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कीजिए। यहाँ पर डेली 1 बजे दोपहर में क्लास होती है, उसके बाद शाम 6 बजे क्लास होती है, और दोस्तों यहाँ पे दोपहर रात्रि 9 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आपको डेली करना है, ठीक है। तो और वेबसाइट में भी डेली टेस्ट चलते रहता है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी टेस्ट वगैरह नहीं देते तो जाइए जल्दी से जाइए आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलती है यहाँ पे अगली क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। आप अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए।